आप सभी को नमस्कार। समस्त काशीवासियों और हमारे सभी फेसबुक से जुड़े मित्रों, सभी परिजनों और विश्व पटल पर भी हमारे जो भी मित्र हमें अक्सर देखते हैं उनको नमस्कार। बहुत दिनों बाद आना हुआ, क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन उसका वजह था सार्थक व्यस्तता साथियों। और उस सार्थक व्यस्तता की वजह से, जिसमें बहुत सारे शैक्षणिक दायित्व, सामाजिक दायित्व, पारिवारिक दायित्व, कुटुंब दायित्व, इस सब का निर्वहन लगातार पिछले 1.5-2 महीने से चल रहा था, लेकिन दिन बहुत हो गया था, आपके समक्ष में आ नहीं पाया था। साथियों, आज आना इसलिए भी हो गया कि आज मैं व्यस्त नहीं हूं। इस समय व्यस्त नहीं हूं का अर्थ ये हुआ कि थोड़े अपने लिए समय निकाला हूं। और महाविद्यालय आज जाना नहीं हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि काशी, कल और आज काशी पूरी दुनिया में नज़रों में एक बार फिर था, क्योंकि इस शहर का लोकप्रिय सांसद आया था, प्यारा सांसद, देश का प्रधानमंत्री, विश्व का सबसे शक्तिशाली नेता नरेंद्र मोदी जी कल और आज इसी बनारस में थे। और आज 14 किलोमीटर की रोड शो करने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में उन्होंने भव्य पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया, कल्याण की कामना की। यहाँ के स्थानीय विधायकों, महापौर और सभी नेताओं से मिले, आत्मीयता से मिले। वो सब मैंने अभी अभी देखा और अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री के अपने ही नेताओं के साथ, अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ, अपने ही जनता के साथ कितना प्यारा संबंध है, ये सब देख रहा था। और उस रोड शो की वजह से, चूँकि हमारा महाविद्यालय काशी विश्वनाथ के रास्ते में ही है, उसी से गुजरना था, तो ट्रैफिक व्यवस्था के मद्देनज़र हमने अपने घर से ही सारा कार्यक्रम को देखा। प्रधानमंत्री के एक एक आयोजनों को हमने देखा। कल नारी वंदन, नारी आक्रोश रैली को भी देखा। सारे शिलान्यास जो प्रधानमंत्री ने कल किए, सारे लोकार्पण जो प्रधानमंत्री ने किया, उसको देखा, उसको समझा बारीकी से। और चूंकि कल मेरा मिड टर्म परीक्षा था, उसकी ड्यूटी भी कर रहा था, दायित्व का निर्वहन तो करना ही होता है। आज चूंकि घर में हूँ, ये सारे देखने के बाद प्रधानमंत्री जब वापस चले गए तो मेरे मन में विचार आया कि साथियों, क्यों ना अपने ही प्रधानमंत्री, अपने ही सांसद के विजिट के बारे में और थोड़ा काशी के विकास के बारे में कुछ बात करूं। बहुत दिन हो गया था। जी हाँ साथियों, नमस्कार। मैं इसीलिए आया हूँ, थोड़ा आज बहुत दिन हो गया था, थोड़ा मुझे सुन लीजिए, थोड़ा मुझे सह लीजिए। साथियों, बनारस में काशी के जो विकास के मॉडल है, उसके बारे में तो हमने बहुत लिखा है। कल ही प्रधानमंत्री के आगमन के पूर्व दैनिक जागरण ने ये वाराणसी के हर व्यक्ति पर खर्च किए 13 लाख जो रिपोर्टिंग छापी थी, ये मेरी रिपोर्टिंग है। मैंने सारे तथ्य को दिया है जो प्रकाशित हुआ है। मैं मीडिया को धन्यवाद देता हूँ, जिसमें मैंने आर्थिक विश्लेषण तो कर दिया था कि 2014 से लेकर अब तक जो लगभग 55,000 करोड़ का खर्च हुआ, 42 लाख की जो आबादी बनारस की, उसमें प्रति व्यक्ति आय जो बढ़ोतरी हुई है तिगुना के करीब, अवस्थापना में जो बढ़ोतरी हुई है, जिले की आर्थिकी का आयाम बदला है, रोजगार का सृजन हुआ, ये सब छपा हुआ है। इसको मैं फेसबुक लाइव में नहीं दोहराऊंगा, लेकिन मैंने कहा कि ये काम तो मैं कर ही रहा हूँ, करता रहता हूँ, क्योंकि हम लोग का शैक्षणिक दायित्व है, हम लोग काम करते रहते हैं। और प्रधानमंत्री ने जो कल 6300 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया, वो पूरा हिंदुस्तान अखबार में, सारे अखबारों में ये पूरा डिटेल छपा है, बहुत सारी योजनाएं। तो इसको भी बताना बेकार है, क्योंकि सभी को पता है।
प्रधानमंत्री ने कितनी योजनाओं को लोकार्पित किया और कितना शिलान्यास किया। यानी प्रधानमंत्री का ये सतत प्रयास है अपनी काशी को ऐसे विकास के पथ पर ले जाने के लिए जो वास्तव में अर्थव्यवस्था के लिए एक मॉडल के रूप में दिखाई पड़े। हमने अपने आर्थिकी पक्ष को हम लिखते रहते हैं, शोध पत्र में प्रकाशित होना, लेकिन आम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, परिजनों के लिए हम कुछ नई बातें, कुछ अलग बातें करना चाहते हैं। वो भावनात्मक बातें भी होती हैं। प्रधानमंत्री अपने ही हैं, विकास का मॉडल सतत चल रहा है, तो हमारा फर्ज है कि पहले तो प्रधानमंत्री को आज गए 54वीं बार प्रधानमंत्री का आना अपने तीसरे रिजिम में, टोटल मिला के 2014 से, ये अपने आप में कीर्तिमान है। किसी भी सांसद के लिए, किसी भी राजनीतिक दल के लिए सोचने का विषय है, कीर्तिमान है। 54वीं बार अपने सांसद में प्रधानमंत्री होने के बावजूद आना एक गौरव का विषय। काशी वासियों को तो अभिभूत रहना चाहिए, और हम लोग अभिभूत हैं भी, महादेव की नगरी है, और मोदी जी इस चीज़ को जानते हैं। इसलिए मोदी जी हर काशी वासियों को दिल से लगाना चाहते हैं। वो चाहे जहाँ हो, घर बैठा हो, सड़क पर हो, काम कर रहा हो, अपने दायित्व की पूर्ति कर रहा हो, सबके लिए वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से देखते सुनते रहते हैं। ऐसा मेरा विश्वास भी है और मैं काम भी करता हूँ। साथियों, मुझे लगा कि प्रधानमंत्री जी गए और काशी का जो विकास का मॉडल, जिसको हम लोग कहते हैं कि विरासत, जिसको हम लोग कहते हैं कि विश्वास, और जिसको हम लोग कहते हैं कि ये विरासत और विश्वास का जो नया विकास का मॉडल काशी में मिल रहा है, उस पर कल हमारे मित्र आज ही, कल 2 दिन से 3 दिन से थे, आज ही वो लखनऊ गए, दयाशंकर हमारे बचपन, उनसे कल बात हो रही थी, तो वही बात हो रही थी कि अब काशी को क्या चाहिए, काशी की ज़रूरत है क्या। तो हमने सोचा कि सबको समझते हुए कुछ बात कर लिया जाए। जी हाँ साथियों, यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। जितनी राजनीति करनी थी, प्रधानमंत्री बंगाल के दौरे से लौटकर पूरे चुनाव प्रचार को करके आज बंगाल दूसरे फेज का चुनाव कर रहा है। बंगाल में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, ये तो जनता तय करती है। लोकतंत्र हमारा शक्तिशाली है, लोकतंत्र की जय हो हम कहते हैं, भारत की जय हो कहते हैं। प्रधानमंत्री ने अपना काम करते हुए, राजनीति करते हुए, अपने पार्टी के लिए, अपने लोगों के लिए सब कुछ झोंक के जब वापस आते हैं गंगटोक के रास्ते से, फुटबॉल को बढ़ाने का जो मैसेज दे के सिक्किम से आते हैं, तो काशी ठहरते हैं, जो उनका घर है, जो उनका संसदीय क्षेत्र है। ठहरते हैं, रुकते हैं, रात भर आनंद से रहते हैं, गंगा आरती देखते हैं, नारी वंदन करते हैं, लोकार्पण करते हैं, अपने काशी वासियों के साथ वार्तालाप करते हैं, और आज सुबह सबसे मिलते जुलते बाबा विश्वनाथ के दरबार में मत्था टेकते हैं, जनप्रतिनिधियों से मिलते हैं। ये दृश्य दुनिया जब देखती होगी तो कहती होगी ऐसा संबंध होना चाहिए राजनेताओं और जनता के बीच में। ये वैश्विक नेता ट्रंप, ये ईरान के नेता, ये चीन के नेता, ये रूस के नेता, ये ब्रिटेन के नेता, ये पाश्चात्य देशों के नेता, ये पाकिस्तान के नेता क्या समझे भारत की ये भावना, कुटुंब की भावना, जहाँ देश का प्रधानमंत्री इस वैश्विक माहौल के बीच में भी अपने जनता के बीच में कितनी सहजता से रह रहा है। ये भाव है, ये भाव एक साधारण से बनारसवासी का है जो मैं व्यक्त कर रहा हूँ साथियों। ये देखने और सोचने का विषय है। शक्तिशाली नेता केवल ट्रंप की हैसियत की तरह नहीं होना चाहिए। शक्तिशाली नेता लोकतंत्र में कैसे स्थिर व्यक्तित्व वाला होना चाहिए। राजनीति जहाँ करना हो राजनीति करेंगे, देश का निर्माण जहाँ करना होगा देश का निर्माण करेंगे, मजबूती जहाँ प्रदान करनी होगी करेंगे, और अपने संसदीय क्षेत्र में जैसे रहना होगा वैसे रहेंगे। साथियों, इस भाव से मैं सोचा कि आज मेरा भी बहुत दिन हो गया था, मन भी कर रहा था। मैंने देखा कि हमारे दक्षिणी क्षेत्र के नीलकंठ तिवारी जी को जिस आत्मीयता से प्रधानमंत्री ने हाथ पकड़ा और पीठ पर आशीर्वाद दिया ठोंक कर, याद आ गया कि प्रभु राम कैसे सुग्रीव को या अपने भक्तों को आशीर्वाद देते थे। जितनी ही आत्मीयता उतना बड़ा आशीर्वाद। ये पूरा वायरल हो गया, हम लोग भी आनंदित हुए, हम लोग के परिचित हैं। दयाशंकर मिश्र जी का
कितनी आत्मीयता से बात कर रहे थे, सौरभ जी को कितनी आत्मीयता से बात कर रहे थे, अपने मेयर से कितनी आत्मीयता से विकास के बारे में बात कर रहे थे। सारे लोगों से बात करते हुए प्रधानमंत्री जब जा रहे थे तो लग रहा था कि कितना इंटैक्ट है, कितनी बारीक नज़र है अपने संसदीय क्षेत्र में। जी हाँ, उनका ही तो क्षेत्र है साथियों। ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, यह उस व्यापक परिवर्तनकारी दृष्टि का प्रतीक था जिसमें लगभग 6300 करोड़ अभी इस बार इसकी नई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ, जो हमने बताया कि अखबार में छपा है। और इसके पूर्व भी लगभग 48,000 करोड़ से ज़्यादा की विभिन्न विकास की परियोजनाएं वाराणसी में पहले ही से लागू है, जिसमें हमने कल प्रकाशित किया कि 36,000 करोड़ पूरा हो चुका है और सतत विकास चल रहा है। साथियों, ये सारे तथ्य बताते हैं कि बनारस, अपना बनारस, काशी, अपनी काशी अब केवल प्राचीनता की पहचान नहीं है, बल्कि आधुनिक भारत के सांस्कृतिक आर्थिक विकास मॉडल का यह जीवंत उदाहरण बन चुका है। जी हां, बनारस इज ओल्डेस्ट लिविंग सिटी ऑफ द वर्ल्ड। और ओल्डेस्ट लिविंग सिटी जब हम कहते हैं तो उसी प्राचीन जीवित शहर में जो जीवंतता का उदाहरण है, न केवल हेरिटेज बल्कि विकास को भी जोड़ दीजिए, ये प्रधानमंत्री ने कर दिखाया। साथियों, यहां विकास केवल निर्माण नहीं है, ये गलतफहमी में पड़ी, बहुत लोग विरोध कर रहे थे, बहुत लोग इसको गलत ढंग से प्रस्तुत करते हैं। ना ना ना, हम अर्थशास्त्री, हमें भी चिंता है कई चीज़ों को, लेकिन फिर भी अगर एनालिसिस मैंने किया तो यह केवल निर्माण का काम नहीं है साथियों, बल्कि सभ्यता का पुनर्जागरण है। कैसे शहर नगर जो अब तक मरा नहीं है, उसकी अवस्थापना क्यों जरूरी है, क्यों राजघाट का पुल जिसकी उम्र खत्म हो गई है, क्यों बगल में सिग्नेचर ब्रिज जरूरी है, क्यों बनारस की गलियों का स्वच्छ और चौड़ा होना जरूरी है, क्यों काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जरूरी है, क्यों बनारस का एक्सपेंशन जरूरी है, क्योंकि आबादी भी बढ़ रही है, विश्व का पर्यटक भी आ रहे हैं, भीड़ भी बढ़ रही है, क्यों सड़क जरूरी है, क्यों यहाँ कृषि आधारित उद्योग जरूरी है। ये सोचना चाहिए। नगर तो ठीक है कि प्राचीन है, लेकिन नगर बचाए रखने के लिए भी हमें प्रयासरत होना चाहिए। प्रधानमंत्री इस चीज को समझते हैं। साथियों, यहां जो विकास है, इसका अर्थ केवल सड़क, पुल, एयरपोर्ट, रेलवे कॉरिडोर, रोपवे, सिग्नेचर ब्रिज यही नहीं है। ध्यान से सुनिए, अर्थशास्त्री बात में बोल रहा हूं, बल्कि 3 स्तरों पर समझना चाहिए। मैं आज इसीलिए आया हूं, थोड़ा अपनी भावों को बोलने के लिए। पहला तो समझिए कि जो यहाँ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल मतलब जो भौतिक अवसंरचना है, अवस्थापना है, उसमें कैसे परिवर्तन किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है। जैसे काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, बहुत सारी बातें हुई। अब वही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, धाम कॉरिडोर दुनिया के पर्यटकों को अपने में समाहित करके दिव्य और भव्य दर्शन करा रहा है। रिंग रोड, फ्लाईओवर, रेलवे का आधुनिकीकरण, ये काशी की कनेक्टिविटी दुनिया से कैसे आसानी से जोड़ रहा है। लोग आसानी से आ पा रहे हैं और अर्थव्यवस्था का इसको अर्थायाम के रूप में आप देखिए। मल्टी मॉडल टर्मिनल बन रहे हैं। घाटों का सौंदर्यीकरण आप देखिए 14 वर्षों में। अद्भुत घाट, दिव्य घाट, सुंदर घाट, स्वच्छ घाट और एक्टिविटी से भरा हुआ घाट। और यही नहीं, स्वास्थ्य और शिक्षा संस्थानों का कितना अद्भुत विस्तार हुआ। कल ही सारनाथ में हॉस्पिटल का, जो पारंपरिक हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के तमाम प्रोजेक्ट्स का पर बातें चल रही हैं। ये सारी परियोजनाओं ने साथियों वाराणसी को, हमारे काशी को पर्यटन, व्यापार, तीर्थ और निवेश के लिए बहुत अधिक सुगम बनाया है। और इसमें कोई गलती नहीं है। केवल प्राचीनता के नाम पर यहां हम बैठे रहें और आय का स्रोत का सृजन न सोचें,
तो कैसे अपना बनारस प्रोटेक्टेड होगा? ये सोच प्रधानमंत्री की रही, इस पर काम हो रहा है। ये पहला जो हमने कहा है कि केवल ये मत आलोचना कीजिए कि क्या टूट रहा है क्या फूट रहा है, बल्कि पहला अवस्थापना का निर्माण। और साथियों दूसरा क्या है, कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो रहा है, इस पर ध्यान दीजिए। आज ही मैं हमारे यहाँ अंग्रेजी की शिक्षिका, उसके लिए मैं आज बैठ के पूरा रिसर्च पेपर लिख रहा था, और आज ही मेरा सुबह विद्यार्थी चुनार से आया, ये मुझे उड़ा दिया, मैं यूं ही नहीं उड़ा हूँ। उसने अभी अभी आए भाई साहब के चित्र के सामने उसने मेरा सम्मान किया। उसका एक सेमिनार था जिसमें मैंने अपनी कंसेंट दिया था, उसने ले आके घर पर ये इज्जत दी मुझे। मेरा छात्र, मेरा विद्यार्थी आज असिस्टेंट प्रोफेसर है वहाँ पर, आशीर्वाद लिया, और इसको मैं गले से लगाकर आपके सामने उपस्थित हो गया। तो जो कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर जिस पर मैं काम कर रहा था अभी आज सुबह एक पेपर पर, वो दूसरा विकास काशी में हो रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा। केवल रोड और रेलवे और इस पर बात मत कीजिए, कल्चरल पर तो बात कीजिए। ये बड़ा मॉडल है और यही यहाँ की विरासत है जिसको विकास से जोड़ना चाहते हैं। साथियों, देव दीपावली तो केवल वही देव दीपावली नहीं है जो देव दीपावली का इतिहास है, मैं उस पर लिख रहा हूं, मैं अभी नहीं बोलना चाहता हूं। देव दीपावली का वैश्विक ब्रांडिंग पहले भी था, लेकिन वैश्विक ब्रांडिंग बनाने वाला व्यक्ति हमारा सांसद है। कल देखिए नमो घाट पर दीपावली, यानी हर घाट पर दीपावली हो, हर घाट जागृत हो, माँ गंगा हर घाट पर अपने साधकों, अपने भक्तों को देखें, आशीर्वाद दें। ये कल्पना है प्रधानमंत्री, कल ही देखिए दुनिया के सारे नेताओं को गंगा के आरती को दिखा देना, ये वैश्विक ब्रांडिंग है। ये कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर भी भारत बनारस में हो रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा, इस पर मैं बोल रहा हूं। गंगा आरती का सांस्कृतिक कूटनीति में रूपांतरण कर दिया उन्होंने। कितनी सारी बातें, जापान हो चाहे कई सारे नेताएं हों, यहाँ पर उन्होंने गंगा के घाट पर गंगा आरती के समक्ष सांस्कृतिक कूटनीति का रूपांतरण करते हुए दिखाई दिए। लोगों ने देखा, इसको इतिहास में दर्ज है, मैं क्या बताऊं। मंदिर, घाट, कुंड और लोक परंपराओं का आप देखिए अचानक पुनर्प्रतिस्थापना और बहुत सारे चीज़ों को फिर से संजोया जा रहा है, फिर से किया जा रहा है। जो कहने के लिए सब लोग बनारसी कहते थे होता कुछ नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे सभी लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो दिख रहा है। इसलिए साथियों, बनारस की ये बिल्ट हेरिटेज इकोनॉमी, इसको हम लोग कहते हैं, विरासत की इकोनॉमी, ये मजबूत हुई है, जहां संस्कृति स्वयं आर्थिक संपदा बन गई है। ये अर्थव्यवस्था का एक नया आयाम मैं आपको दे रहा हूं, मैं इसीलिए आया हूं। केवल रोड नहीं, बिल्ट हेरिटेज इकोनॉमी, संस्कृति हमारी जिसको हमने बताया, यह आर्थिक संपदा बन गई है साथियों। और तीसरा, जो हमने 3 आयाम बताया, 2 बता दिए, तीसरा क्या है? सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है, इसको भी समझिए। ये मैं इसलिए लाइव आया हूं कि इस पर बहुत सारी बातें जनरली नहीं हो पा रही है, लोग अपने अपने ढंग से बातें कर रहे होंगे। मेरे मन में भी जो बातें होती मैं कहाँ बोलूँ, जो प्रकाशित होता है एकेडमिक प्रकाशित करता हूँ, जो तर्क होता है वहाँ तर्क देता हूँ, आनंदित होता हूँ, और जब बोलना होता है तो आपके सामने परोस देता हूँ, मेरा भी दायित्व है। तो सामाजिक आर्थिक प्रभाव, सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन भी बनारस में तीसरा स्तंभ है। कैसे? अब देख लीजिए आप, कई मौक़ों पर हमने आपसे बोला है, कई मौक़ों पर हमने प्रकाशित किया है, आप मेरे लेख को पढ़ते भी हैं, सराहना भी करते हैं, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। लाखों पर्यटकों की वृद्धि इसी बनारस में, ये सामाजिक सांस्कृतिक ताना बाना बढ़ रहा है, वैश्विक कुटुंब बढ़ रहा है, लाखों पर्यटकों की अचानक वृद्धि हुई है इन 10 वर्षों में। होटल हो, नाव वाले हों, हमारे माझी भाई, हस्तशिल्प का जो लुप्त हो रहा था उसकी कलाकृति हो, वो बढ़ रही है। वस्त्र हो, हमारे एमएसएमई सेक्टर्स, उसमें रोजगार हो, समस्याएं हैं उस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में इसकी बातें हो रही हैं। साथियों, हमारे स्थानीय व्यापार,
और हमारा जो सेवा सर्विस सेक्टर है उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणक प्रभाव हमने बार बार कहा उसमें व्यक्त हो रहा है। और यही नहीं, काशी और बनारस की तो पहले वैश्विक पहचान थी धार्मिक और आध्यात्मिक, लेकिन अब जो हो रहा है वैश्विक पहचान से निवेश भी आकर्षित हो रहा है। बहुत सारे निवेशक, पता नहीं चल रहा है, इसके आकलन बहुत लंबे समय तक चलेगा, यह निवेश कर रहे हैं कई चीज़ों पर। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े फर्म, बड़े बड़े ऑफिस या निवेश के लिए ज़मीन ढूंढ रहे हैं, पैसा खर्च हो रहा है। एक गंजारी में जो स्टेडियम बन रहा है उसके इर्द गिर्द होटल व्यवसाय, रेस्टोरेंट व्यवसाय, कई चीज़ों में बहुत बड़े बड़े स्टार यहाँ निवेश कर रहे हैं। यानी काशी का मॉडल यह बताता है साथियों, प्रधानमंत्री को आभार व्यक्त करते हुए मैं चले गए इसलिए कह रहा हूं कि यदि विरासत को हम संरक्षित करते हुए आधुनिक सुविधाएं दे दें तो विकास अधिक टिकाऊ और व्यापक हो सकता है। यही तो सस्टेनेबिलिटी है। यही तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद कहे थे, पूरा मॉडल प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, तो गांव देश की छवि बदल जाएगी। वही चीज तो मैं बता रहा हूं कि जहां संस्कृति है वहां संस्कृति के संरक्षण के साथ विकास कीजिए, जहां गांव है वहां गांव के आबादी अनुकूल विकास कीजिए, जहां शहर है उस शहर के अर्बन डेवलपमेंट के हिसाब से विकास कीजिए। विकास के मॉडल एक नहीं हो सकते हैं। जहां ट्राइबल है वहां ट्राइबल के कल्चर के अनुरूप विकास कीजिए, जहां पर्वत है वहां पर्वत के अनुकूल विकास कीजिए। विकास का मॉडल सस्टेनेबिलिटी का होना चाहिए, बनारस उसको दिखा रहा है साथियों। 48,000 करोड़ पहले और 6300 करोड़ अभी जो प्रधानमंत्री कल करके गए हैं, इसका हम आभार व्यक्त भी कर रहे हैं अर्थशास्त्री दृष्टि से। यह केवल सरकारी खर्च मत समझिए इसे, यह केवल सरकारी खर्च है, प्रधानमंत्री हैं, निवेश कर रहे हैं, वोट लेना चाहते हैं, छोटी बात मत कीजिए, बड़ी बात कीजिए। बनारसी है यार, बनारस की बात कीजिए। यह दीर्घकालिक सांस्कृतिक पूंजी निर्माण है, लॉन्ग टर्म कल्चरल कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए एक DLW बना था, जो BLW है वो कब से बना, किस राज्य में बना, आज भी वो बनारस की शान है। एक कैंट स्टेशन कमलापति जी ने बनाया, आज भी शान है। तो जिसने वो काम किया वो दीर्घकालिक है। आज जो बनारस में मोदी जी कर रहे हैं सांसद के रूप में, वो दीर्घकालिक निवेश है, वो सांस्कृतिक पूंजी का निर्माण हो रहा है। इसको आप हल्के में लेके राजनीति के ताना बाना ओढ़ के मत बात कीजिए। हर बनारसी को वेलकम करना चाहिए। राजनीति करना हो कि मैदान में कीजिएगा, चुनाव आने पर निवेश की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से एक हो जाइए साथियों। इसका व्यापक अर्थ है क्या, ध्यान से सुनिए मैं क्या बताने जा रहा हूं। बनारस को पूर्वांचल की आर्थिक राजधानी के रूप में हमें विकसित करने की कल्पना हमारे मन में है। प्रधानमंत्री जी से बात बहुत पहले 2013 में जब उनके पूर्व हुई थी, संकट मोचन में आए थे, ये बात कानों में हमने डाली थी जब, कि पूर्वांचल को बचाना होगा, आपको बनारस को बढ़ाना होगा। सहसा मुंह से निकला हमें नहीं पता, लेकिन ये बातें उनके दिल में है। बनारस पूर्वांचल की आर्थिक राजधानी के रूप में विकसित होना चाहिए। दूसरा, धार्मिक पर्यटन जो हमारे होते हैं, जो इस देश में लोग आते हैं, उसको रोजगार आधारित अर्थव्यवस्था बदलना होगा। केवल धार्मिक पर्यटन से ही काम चलेगा, उसको रोजगार से जोड़ दीजिए। कुछ ना कुछ छोटे छोटे चीजों को लोग बेचें, लोग खरीदें, आर्थिक मॉडल हो गया। और तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से निवेश, उद्योग और सेवाओं का खूब विस्तार कीजिए, तो बड़े लोग भी आएंगे, स्किल्ड लोग भी आएंगे, नौकरी भी जाएगी, आएगी यहाँ पर, और यहाँ से पलायन भी नहीं होगा। और चौथा, जो सबसे महत्वपूर्ण है साथियों, भारत की सांस्कृतिक पहचान को ध्यान से सुनिएगा, जो हमारा सबसे बड़ा पूंजी है। पूरी दुनिया लड़ रही है, वैश्विक वार हो रहा है, वैश्विक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ट्रंप पर गोली चल रही है, ईरान की स्थिति देख लीजिए, पाकिस्तान मर रहा है, बांग्लादेश खत्म हो चुका, नेपाल में नया राजा भी उसी तरह हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा है कहीं। भारत अपने सांस्कृतिक पहचान के लिए सब काम कर रहा है। सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक स्तर पर स्थापित करना, ये प्रधानमंत्री का संकल्प है साथियों। इसीलिए
वाराणसी में जो प्रधानमंत्री जी आए हैं 54वीं बार, और इसके पहले 53 बार आए हैं, 52,000 करोड़ से अधिक खर्च कर चुके हैं, विकास दिख रहा है। उसका अब जानते हैं क्या नया नाम दिया जा सकता है बनारस को? फ्रॉम टेम्पल टू टाउनशिप, मंदिरों का शहर अब टाउनशिप, नगर का शहर, हर तरह का व्यवसाय यहां होने वाला शहर हो गया। ये केवल मंदिरों तक सीमित करके किसी एक विशेष वर्ग इससे लाभान्वित हो, या केवल बनारस परंपरागत ढंग से अविकसित रहे, इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए। या मंदिर से बाजार भी हो। बाजार बुरा शब्द नहीं है, आप बाजार को बुरा कहेंगे तो आपकी जीवन खतरे में पड़ जाएगा, गरीब मर जाएंगे, हमें माल कहां से मिलेगा। बाजार को भारत का बाजार मानिए, जहां हम लोग आदान प्रदान करते हैं, हमारी आवश्यकताओं की चीज मिलती है, लाइवलीहुड होता है, सांस्कृतिक बंधन होता है, कुटुंब चलता है, कुटुंब पलता है। इसलिए बाजार शब्द को खराब मत समझिए। हम अर्थशास्त्री हैं, मुझे पीड़ा होती है जब बाजार को आप बुरी ढंग से बोलते ना। मंदिर से बाजार, और बाजार से रोजगार, रोजगार से शहरीकरण, और शहरीकरण से क्षेत्रीय विकास तक हम विस्तारित करने वाला मॉडल चाहते हैं। हम कहीं किसी भी प्रदेश के किसी भी कोने को सिर्फ एक तथाकथित परंपरा के भरोसे नहीं छोड़ना चाहते। हम अर्थशास्त्री हैं, हमें सतत विकास चाहिए, क्योंकि मनुष्य का जीवन हमारे लिए प्रायोरिटी है। अब एग्जाम्पल देखिए, बनारस क्या है? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हम सब लोग बोलता है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से क्या हुआ? पर्यटन में वृद्धि होती है। उससे क्या होता है? हमने कई बार बताया, कई बार लिखा, आकलन किया, आर्थिक आकलन किया, अखबारों में छपा। होटल, दुकान, परिवहन, इसमें बेतहाशा वृद्धि होती है। स्थानीय दुकानदारों की आय में वृद्धि होती है, और टोटल यहाँ पर स्थानीय आय में वृद्धि होती है। हमने कल ही छापा अखबार में, 3 गुना प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। और ये मॉडल दीपावली, जो देव दीपावली, गंगा का पर्यटन, क्रूज, सांस्कृतिक आयोजन एमएसएमई में दिखने लगा है साथियों। लेकिन कुछ जरूरत भी है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा, कुछ जरूरत भी समझना चाहिए। प्रधानमंत्री को इस वीडियो के माध्यम से संदेश भी है, आग्रह भी है, पूछ भी रहे थे अपने ट्वीट के माध्यम से फेसबुक पर। गंगा और पर्यावरण का संरक्षण बहुत जरूरी है, वो एक पीड़ा का विषय हमेशा रहेगा। क्योंकि हमारे स्मृतिश्रेष्ठ मामा वीरभद्र मिश्र का वो सपना था, गंगा स्वच्छ रहे, विरासत भी बचे, विकास भी हो, छोटे से एंटिटी को भी हम बचाएं। ये मामा जी कहते थे कि भाई कुछ लाख ही लोग गंगा के सहारे अपने जीवन को कर रहे हैं, तो उनकी भी तो जीवन की रक्षा होनी चाहिए साथियों। इसलिए गंगा और पर्यावरण का संरक्षण भी प्रायोरिटी में ही रहना चाहिए। यदि गंगा प्रदूषित रहेंगी तो काशी की आध्यात्मिक और आर्थिक नींव, यकीन मानिए, दोनों प्रभावित होगी। इसलिए वो मामा की वो चिंता आज भी है। उनके विरासत को संभालने वाले मन विषम्मन नाथ जी से बात होती है, कहते हैं विकास से नहीं दुखी हैं, लेकिन एक चीज से दुखी है कि गंगा भी रहनी चाहिए साथ साथ। इसलिए विकास प्लस स्वच्छता और उसके साथ साथ नदी के संरक्षण का होना एक अनिवार्य शर्त भी हो इस विकास के मॉडल में। प्रधानमंत्री जी से गुजारिश भी है, और हमको लग रहा है कि वो कर भी रहे हैं, क्योंकि कई सारे एसटीपी योजना, कई सारी बातों को हम लोग सुनते हैं, और वास्तव में गंगा के घाट तो सुधरे हैं, कुछ गुणवत्ता में सुधार तो हुआ है, लेकिन अभी भी युद्ध स्तर पर कैसे काम हो, जिससे सचमुच हम लोग कह सके कि देखो हमने विकास के साथ गंगा माँ का संरक्षण कर दिया, पवित्र कर दिया। साथियों, यह विरासत वाला शहर है, यहाँ संवेदनशीलता है, यहाँ जीवंतता है, यहाँ गली गली में विरासत बिछे हुए हैं। इसलिए यहाँ का शहरीकरण अगर हो तो संवेदनशील हो, आधुनिक निर्माण तो हो, लेकिन पुरानी काशी की आत्मा सुरक्षित रहे, अर्थात स्मार्ट सिटी के साथ सैक्रेड सिटी भी हो, इसका संतुलन हो।
और ये सोच रहे हैं प्रधानमंत्री जी, क्योंकि विरासत और विकास दोनों साथ साथ उनका नारा है। मतलब दक्षिणी के क्षेत्र के विधायक को जब आशीर्वाद मुक्के से दिया तो संकेत होता है कि पारंपरिक आशीर्वाद यही है। हेलो तो होगा ही, लेकिन एक बड़ा एक छोटे को जो पारंपरिक आशीर्वाद देता, तो यही संतुलन मानवता में भी होनी चाहिए। साथियों, कौशल और स्थानीय उद्यमिता को बनारस के बचाना है, प्रधानमंत्री बचाने की कोशिश करें, लेकिन हम फिर अपील कर रहे हैं कि यहाँ के बुनकर समाज, यहाँ के शिल्पकार, यहाँ के नाविक भाई, यहाँ के सांस्कृतिक कलाकार, चाहे वो कला हो, चाहे संगीत हो, चाहे कुछ भी हो, यह केवल परंपरा नहीं है, इनको केवल परंपरा तक सीमित मत कर दीजिए। इनके रोजगार की भी चिंता कीजिए, इनके आय की भी चिंता करनी होगी, इनको आर्थिक शक्ति के रूप में हम कैसे विकसित करें, ये सबका दायित्व है, प्रधानमंत्री का भी दायित्व, हमारा भी दायित्व। इसलिए आयोजनों को बढ़ाना, उनको कहीं ना कहीं जोड़े रखना, उनके आय की व्यवस्था करना, ये प्रधानमंत्री मोदी से मेरी अपील है। साथियों, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी जो प्रधानमंत्री बनाए हैं ये अद्भुत है। यानी वाराणसी, अयोध्या, अभी जो 2 ट्रेन कल बनी है वो महाराष्ट्र को अयोध्या से और बनारस को पुणे से, महाराष्ट्र और अयोध्या और बनारस को जोड़ा। कितने सारे महाराष्ट्रीय भाई बंधु कितने आर्थिक धार्मिक आस्था से आना चाहते हैं, उसके लिए 2 ट्रेनें कल दी है। यानी वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, बोध गया, पटना कॉरिडोर, ये सारे धार्मिक आर्थिक गलियारे पूर्वी भारत की एक नई विकास की धुरी बन सकती है। इस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, हमारे शहर के सांसद काम कर रहे हैं, और यही वो बंगाल में चाहते हैं। इसलिए बंगाल में परिवर्तन चाहते हैं। उन्होंने कहा अंग बंग, अंग अंग वो बिहार और उड़ीसा हो गया, अंग कलिंग, अब बंग बचा है। ये तीनों सांस्कृतिक विरासत है। उनका सपना है कि हमें ममता से एलर्जी नहीं है, बल्कि ममता की कार्यशैली से एलर्जी है। काम नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है, सांस्कृतिक परिवेश नहीं बन पा रहा है, इसलिए वो डेस्परेट हैं कि बंगाल में परिवर्तन हो, क्योंकि ये कॉरिडोर से हमारी सांस्कृतिक आधार बढ़ेगा और सचमुच हम लगेगा कि हाँ, भारत क्या भारत होना चाहिए, ये उसकी धुरी है साथियों। इसलिए हम आज यहाँ पर लाइव आए हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से तो छापते रहता है, अंग्रेजी में लिखते रहते हैं, जर्नल्स में छपते रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, प्रोजेक्ट्स लिखते रहते हैं, रिसर्च डिसर्टेशन कराते रहते हैं, वो सब क्लासरूम की बातें हैं, वो सब सिलेबस बेस्ड बातें हैं। लेकिन सरल सही भाषा में अगर हम आपको नहीं समझा पाएँ तो हमारा अध्यापन बेकार है। इसलिए साथियों, काशी में जो विकास हो रहा है वो केवल भवन निर्माण नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए अवसर का भी निर्माण है। बच्चे बाहर चले जाते हैं, पहले यहाँ लाइट 14 साल 2014 से पहले हम लोग को याद है 12-12 घंटे बिजली नहीं हुआ करती थी, सड़क जाम हुआ करता था, गंदगी हुआ करती थी, बच्चे रहना नहीं चाहते थे। अब सब कुछ होगा ना, तो बहुत सारे परिवार में बच्चे स्थिर हो जाएंगे, रुक जाएंगे, रह जाएंगे, परिवारें जुट जाएंगी, संयुक्त हो जाएंगी। ये केवल भवन निर्माण नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए अवसर का निर्माण है साथियों। सड़कें सुविधा देंगी, घाट पहचान देंगे, गंगा जीवन देगी और संस्कृति अर्थव्यवस्था को शक्ति देगी। इसीलिए प्रधानमंत्री को मैं बारंबार आभार व्यक्त करता हूं, जो काशी का विकास मॉडल, उसको उन्होंने विरासत, पर्यटन, अवसंरचना, रोजगार और पर्यावरण से जो जोड़ने की कोशिश की है, वो एक अर्थशास्त्री दृष्टि से स्वागत योग्य है। जो थोड़ी बहुत कमी उसको मैंने बताया, लेकिन फिर भी विरासत, विश्वास और विकास का नया अध्याय कल प्रधानमंत्री ने आए उससे शुरू हुआ है, उसका मैं स्वागत करता हूं साथियों। आप सभी की तरफ से, अपने सभी सुनने वालों की ओर से, अपने परिवार की तरफ से, कौशल भैया की आत्मा की तरफ से, हम इस मॉडल का स्वागत कर रहे हैं।
52,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट विगत 12 वर्षों में बहुत बड़ा निवेश है साथियों। धार्मिक, पर्यटन, लॉजिस्टिक, एमएसएमई सेवा क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा अवसर है। राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ना, रिंग रोड को बढ़ाना, रेलवे जंक्शन वगैरह का आधुनिकीकरण करना, एयरपोर्ट का विस्तार करना, अंतर्देशीय जल मार्गों को बढ़ाना, धार्मिक कॉरिडोर को बनाना, ये सब केवल बनारस तक सीमित नहीं है। इससे कौन जुड़ेगा? जो कभी हम लोग कल्पना करते थे, हमारे गुरुजी प्रोफेसर डी.के. मिश्रा हुआ करते थे, हम लोग पेरिफेरियल मॉडल पढ़ते थे, ग्रोथ सेंटर का मॉडल बनाते थे, लेकिन उस समय ये भी नहीं सोच पाए थे कि ऐसा भी होगा कि ये देखने को मिलेगा कि एक शहर जब बने तो उसके आसपास के वो शहर जो अविकसित है वो भी विकसित हो जाए। तो इस मॉडल से चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र, ये सभी के लिए आर्थिक प्रवेश द्वार बनेगा। ये मॉडल है कैसे क्षेत्रीय संतुलन दूर हो। साथियों, विश्वनाथ धाम, क्रूज, देव दीपावली, इस सब की आलोचना मत कीजिए। ये फेथ इकोनॉमी है, रेवेन्यू इकोनॉमी है, आस्था का अर्थशास्त्र है। हमारी प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है। पिछले दशकों में हमने बताया 3 गुना हो गया है। 1,03,000 पहुंच गया प्रति व्यक्ति आय, जो बहुत कम था, 35,000 40,000 था। पर्यटन खर्च में वृद्धि, सेवा क्षेत्र का विस्तार, निर्माण क्षेत्र में सक्रियता, एमएसएमई को मांग को बढ़ाना, शहरी भूमि मूल्य में वृद्धि होना, ये सब स्थानीय लोगों को मजबूती प्रदान कर रहा है। होटल आधारित सेवाएं बढ़ रही हैं, होटल उद्योग फल फूल रहा है, परिवहन के साधन फल फूल रहे हैं, खुदरा बाजार में वृद्धि हुई है, धार्मिक आयोजन खूब हो रहे हैं। केवल संकट मोचन की समारोह देखिए, कितना बड़ा धार्मिक आयोजन था, ध्रुपद मेला, उसके अलावा भी खूब सारे आयोजन हो रहे हैं। यानी अब आय स्थानीय नहीं है, राष्ट्रीय से भी जुड़ गया है। वैश्विक आगंतुक भी हमारे आय का स्रोत बन गए। साथ ही ये सारे के सारे चीज बनारस की जीडीपी को तो बढ़ा रहा है। बनारस अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश का जीडीपी बढ़ा रहा है और उत्तर प्रदेश राष्ट्र का जीडीपी बढ़ा रहा है। यही तो हमारा ध्येय है, यही तो हमारा प्रेरणा है कि कैसे बनारस की अर्थव्यवस्था बहुक्षेत्रीय हुई है, जहां केवल पारंपरिक व्यापार नहीं बल्कि अर्बन मल्टीप्लायर इकोनॉमीज को बोलते हैं, शहरी गुणक प्रभाव के रूप में कैसे विकसित करें, कैसे हम रोजगार का सृजन खूब करें, जहाँ प्रत्यक्ष रोजगार में मिले। यानी जो जितने सारे रोड्स वगैरह बन रहे हैं, जितने सारे भवन बन रहे हैं, उसमें निर्माण श्रमिक जो प्रत्यक्ष रोजगार पा रहे हैं, स्किल्ड भी हैं, निर्माण श्रमिक, इंजीनियरिंग, परिवहन, पर्यटन गाइड, नाविक, होटल उद्योग, ये सब हमारे प्रत्यक्ष रोजगार पाने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा अप्रत्यक्ष जो है, जो दिखता नहीं है, जिसका हम लोग आकलन करते हैं, जिसको हम लोग जाके सर्वे करते हैं, वो हस्तशिल्प है, पूजा सामग्री है, टेक्सटाइल है, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, एमएसएमईज के छोटे छोटे बनाने वाले उद्योग, उस पर अप्रत्यक्ष रोजगार उससे बढ़ता है। इस सारे के सारे चीज रोजगार का सृजन भी कर रहा है। रोजगार केवल फैक्ट्री से नहीं बढ़ती, ये बात तो सच है, लेकिन फिर भी हम बताएंगे चलते चलते कि हमें जरूरत क्या है। केवल फैक्ट्री से रोजगार नहीं बढ़ती, ये मान लीजिए। इसलिए अगर जो कहता है, आलोचना करता है कि यहाँ विनिर्माण नहीं है, ये भी समझ ले कि रोजगार का मतलब आय का साधन बढ़ना, बल्कि ये संस्कृति से भी बढ़ रही है, सेवा से भी बढ़ रही है, सर्विस से और कनेक्टिविटी से भी उत्पन्न हो रहा है। इसलिए ये समावेशी विकास का मॉडल है, इसको सीमित मत कीजिए। जो आज कल अनेक कार्यक्रमों का जो शिलान्यास वो हुआ है, प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया है, उसमें घाट का सुधार, स्वच्छता, बिजली, शौचालय, ग्रामीण सड़क, क्षेत्रीय संपर्क, महिला स्वयं सहायता समूह, ये स्थानीय उद्यम, ये सब जो है किसी न किसी रूप में लोगों को आर्थिक लाभ पहुंचा रहा है। एक नाविक, छोटा नाविक का परिवार, एक फूल विक्रेता उसका परिवार, एक बुनकर उसका परिवार, रिक्शा चालक उसका परिवार, छोटे दुकानदार उसके परिवार, चाय बेचने वाले उसके परिवार, फल फूल बेचने वाले उसके परिवार, पूजा सामग्री, ये सारे लोग पर्यटन आधारित उद्योग से, पर्यटन की वजह से लाभान्वित होते हैं। अधिक से अधिक लोग उसमें लाभ कमा रहे हैं साथियों।
इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो खर्च हो रहा है उससे उत्पादकता का एक बहुत बड़ा विकास का एक बहुत बड़ा मंच बन रहा है। साथियों, चुनौतियां जो हैं उसको भी मैं बता के ख़त्म करता हूं, जिसको कि प्रधानमंत्री जी को ध्यान देना है और मुझे करबद्ध निवेदन है। असमान आय वितरण आज भी है, आज भी बहुत सारे आसपास के गांव के लोगों को आय का जो असमानता उस पर हम लोग को फोकस करना चाहिए। इसीलिए हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रधानमंत्री जी को बुलाने का आग्रह भी कर रहे हैं कि वहाँ हम लोग जो लेबर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसका मैं जॉइंट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भी हूँ, उसमें नीति आयोग से लेकर सभी लोगों को जुटाने की योजना है, जिसमें हम लोग इस पर मुद्दे पर बात करेंगे, इस विकास के मॉडल पर भी, एमएसएमई के मॉडल पर भी, और साथ ही साथ आय की असमानता कैसे कम हो। प्रधानमंत्री ने जो लॉ रिफॉर्म्स किया है वो कैसे लोगों के आय को बढ़ा रहा है, बुनकरों के सामने संकट अब ना हो, जो अनौपचारिक जो जिसको बोलते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर, उनके श्रम की सुरक्षा कैसे हो, प्रदूषण से मुक्ति कैसे मिले, गंगा का संरक्षण कैसे हो, भीड़ का प्रबंधन, बहुत सारे भीड़ प्रबंधन हो रहा है, सारे जो बन रहे हैं उसी लिए, लेकिन भीड़ का प्रबंधन अभी बहुत जरूरी है। और विरासत बनाम अति व्यवसायीकरण के संकट से हम कैसे बचें, इस पर बात करनी है प्रधानमंत्री जी से। इसलिए जो भविष्य की दिशा है, जो प्रधानमंत्री से इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, अर्थशास्त्री की दृष्टि से, बनारस के वासियों की दृष्टि से, वो कैसे हम स्किल इकोनॉमी पर फोकस करें, हेरिटेज इकोनॉमी पर फोकस करें, ग्रीन मोबिलिटी पर फोकस करें, क्लीन गंगा पर फोकस करें, इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को कैसे बनारस में भी लाएं। यहाँ पर कैसे हम ये इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क दयाशंकर बता रहे थे कि वो कैसे हम बनाएं, रीजनल एक्सपोर्ट का हब कैसे बनाएं, इस पर हमको बात करना चाहिए। यानी फ्रॉम कंजम्पशन सिटी, हम केवल उपभोग के शहर न रहें, बल्कि हम प्रोडक्शन सर्विस सिटी बने। हम यहाँ उत्पादन कैसे करें, इस पर हमको बात करना चाहिए। इसीलिए अब प्रधानमंत्री ने बहुत सारे काम किए पर्यटन और तीर्थ व्यवस्था पर। क्या यहाँ कोई बड़ा उद्योग आवश्यक है, ये मैं अंतिम प्रश्न दे के बात खत्म कर रहा हूँ। हमने कहा ना कि DLW बहुत पहले बना था, उसके बाद यहाँ बहुत बड़ा उद्योग नहीं है, तो क्या यहाँ बड़े उद्योग की भी आवश्यकता है? इस मंच के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से हम इस पर बोलते हैं, हाँ आवश्यकता है। जो यहाँ के स्थानीय संसाधन, कौशल, पर्यावरण और सांस्कृतिक पहचान के अनुकूल हो, इसलिए जरूरी है। क्योंकि रोजगार का जो स्थायीपना है वो मैन्युफैक्चरिंग से, गुणवत्ता है। यानी पर्यटन और निर्माण क्षेत्र तो कभी कभी क्या होता है, कोविड काल या कभी कभी कोई और वजह, युद्ध का वजह, ईरान का वजह, पेट्रोल न मिलने की वजह से ये मौसमी भी हो सकते हैं, अनौपचारिक भी हैं, कम वेतन वाले भी हो सकते हैं। लेकिन विनिर्माण जो क्षेत्र हैं वो स्थायी रोजगार देते हैं, सप्लाई चेन आधारित अवसर देते हैं, तकनीक कौशल का विकास करते हैं, निर्यात क्षमता को बढ़ाते हैं। इसीलिए पूर्वांचल के क्षेत्रीय संतुलन के लिए साथियों, बनारस को अब प्रधानमंत्री से अपील है, अब के दौरे में अब अगला जो उसका होना चाहिए वो है उत्पादन का केंद्र कैसे बने। आसपास के जिलों में भदोई, मिर्जापुर, जौनपुर, चंदौली, कैसे श्रम आपूर्ति का बाजार का लाभ मिल सके। इसीलिए 3 चीज बता के खत्म कर रहा हूँ कि सबसे स्वाभाविक यहाँ हो सकता है टेक्सटाइल एवं टेक्सटाइल का मेगा क्लस्टर बन जाए, क्योंकि पहले से बनारसी सिल्क, पावरलूम, हैंडलूम डिजाइन की परंपरा है। इसीलिए अगर इसको जोड़ दें हम, टेक्निकल टेक्सटाइल्स, डिजाइनर एक्सपोर्ट्स, सस्टेनेबल फैब्रिक्स, वीडिंग एंड लग्जरी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल मशीनरी सपोर्ट इकोसिस्टम, तो एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग का हब बन सकता है, जिसका लाभ सीधे बुनकरों का उन्नयन होगा, महिलाओं को रोजगार मिलेगा, जिसके लिए नारी वंदन प्रधानमंत्री जी ने किया, निर्यात बढ़ेगा और जीआई ब्रांडिंग होगी। इसीलिए हमारा निवेदन है कि अब प्रधानमंत्री जी को, जो भी हमको सुन रहा है, वो ये संदेश दें कि यहाँ पर एक सबसे स्वाभाविक विकल्प अब होगा तो वो बनारस टेक्सटाइल एंड डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग जोन के रूप में हम विकसित हो जाए, अपने आप कर लें। और पहले से बनास है, प्रधानमंत्री ने उसका जिक्र किया,
बहुत सारे 1 करोड़ लीटर पर डे का वहाँ पर आपूर्ति हो रहा है। कई सारे ग्रामीण इलाकों के पशुपालकों को लाभ हो रहा है। लेकिन फिर भी पूरा पूर्वांचल कृषि क्षेत्र से घिरा हुआ है। धान, सब्जियां, डेयरी, फल, ये मसाले, मखाना का समान उत्पाद, प्रसंस्कृत खाद्य, इसका मूल्यवर्धन अभी यहाँ कम है। इसीलिए यहाँ पर दूसरी जो संभावनाएं हैं टेक्सटाइल के बाद, वो है फूड प्रोसेसिंग पार्क बन जाए बहुत बड़ा, कोल्ड चेन्स बन जाए यहाँ बहुत बड़ा, पैकेज स्पिरिचुअल ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स यहाँ बन जाए। बहुत छोटे छोटे दुकानदार कर रहे हैं, लेकिन सरकार का भी प्रयास हो। रेडी टू ईट रीजनल फूड्स कैसे बने जो स्वादिष्ट भी हों और गुणवत्ता वाले भी हों, और एक्सपोर्ट ग्रेड एग्रो प्रोसेसिंग कैसे हो। अब इससे क्या होगा, सीधे किसान की आय बढ़ेगी, ग्रामीण शहर का आर्थिक पुल जुड़ेगा बनारस से, महिला इस चीज़ को लाभ होगा, और एमएसएमई सेक्टर जो संघर्ष करते हैं, हमने अभी जिक्र किया कुछ दिन पहले, उनको भी फायदा होगा, उनका विस्तार होगा। ये 2 चीज़ अपील करें। और तीसरा चलते चलते कह दें, क्योंकि उसकी मांग है, प्रधानमंत्री जी उस पर काम करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी कंपोनेंट्स, जिसको सोलर, प्रधानमंत्री का सपना है, तो सोलर असेंबली का भी काम यहाँ हो जाए बनारस में, तो बनारस आजीवन परंपरा और संस्कृति के धरातल पर चमकेगा। ये प्रधानमंत्री को हम एक तरह से अपनी तरफ से बोलते हैं कि भारत जो ऊर्जा संक्रमण काल में चल रहा है, वैकल्पिक ऊर्जा की ज़रूरत है, पूर्वांचल में इसके वजह से रोजगार मिल सकता है। कैसे हम सोलर पैनल असेंबल यहाँ कर सकें, बैटरी पैक्ड असेंबल कर सकें, रूरल सोलर अप्लायंस मैन्युफैक्चरिंग कर सकें, ई रिक्शाज और कंपोनेंट का क्लस्टर यहाँ बन जाए, जिससे भविष्य उन्मुख हरित विकास और तकनीक रोजगार की बात कर सकें। साथियों, बहुत बोल चुका, फिर वक्त मिलेगा। बहुत दिनों बाद बोला, इसलिए बोला, कंटिन्यूअस बोलता तो थोड़ा कम बोलता, बहुत दिनों बाद बोला तो मन में था कि प्रधानमंत्री के इस रोजगार, इस विकास यात्रा के साथ अपने को शैक्षणिक रूप से जोड़ूं, और स्पिरिचुअल इकोनॉमी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग मॉडल के रूप में, जिसमें बनारस को इन तीनों के साथ साथ एक विशिष्ट मॉडल, जिसमें पूजा सामग्री, आयुर्वेद हर्बल उत्पाद, धूप अगरबत्ती, धार्मिक वस्त्र, कॉपर डिवोशनल जो गुड्स होते हैं, हेरिटेज सोविनियर होते हैं, इस पर काम करके फेथ बेस्ड कंज्यूमर इंडस्ट्री, आस्था आधारित उपभोग उद्योग का हम निर्माण कर सके। लेकिन चलते चलते चेतावनी है, कभी भी यहां पर बनारस के आसपास भारी प्रदूषण का रसायन उद्योग मत लगाइएगा, क्योंकि मां गंगा हैं। कभी भी यहां बड़े कोयले और धातु उद्योग मत लगाइएगा, क्योंकि यहां पर कोलाहल नहीं चाहिए। कभी भी यहां उच्च जल प्रदूषण करती इकाइयां मत लगाइएगा, क्योंकि बनारस जीवंत शहर है, यहाँ हेरिटेज है। इसके लिए बाकी दुनिया देश में जगह है, यहाँ पर ये मत लगाइए। जो मैं कह रहा हूँ उस तरह के प्रोजेक्ट्स पर अगर काम किया जाए तो बनारस एक इंटीग्रेटेड हेरिटेज मैन्युफैक्चरिंग मॉडल बन सकता है, औद्योगिक विकास का आदर्श मॉडल बन सकता है। नमस्कार, धैर्य से सुनने के लिए रजत तिवारी, भारती भाभी, महिमा सिंह, महिमा के लिए मैं पेपर लिख रहा हूँ, मैं खुलेआम ऐलान कर रहा हूँ, उसी को लिखते लिखते मुझे लाइव होना पड़ा। महिमा, पूनम तिवारी जी सुन रही हैं, अजित यादव जी सुन रहे हैं, बहुत सारे मित्र, दयाशंकर सुन रहे हैं। हमारे मित्र हमको सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ तो ज़्यादा बोल जाता हूँ, खेद है। लेकिन आज खाली था, मन प्रसन्न था। प्रधानमंत्री जी ने बहुत काम किया, आदर्श माहौल बना के गए, जनता के बीच रहे, नारियों से मिले, 50,000 महिलाओं ने उनको देखा, प्रफुल्लित हुई, महिलाएं सशक्त बने, वुमेन लेड डेवलपमेंट का मॉडल बने, परिवार एकजुट रहे, कुटुंब प्रबोधन होता रहे, परिवार टूटे ना, परिवार जुटता रहे, बच्चे पेरेंट्स से जुड़े रहें, हिंसा कम हो, प्यार मोहब्बत ज़्यादा हो, पर्यावरण का संरक्षण हो, बनारस की मस्ती, बनारस का मिजाज, बनारस का लंगड़ा आम जिसको मैंने खाना शुरू कर दिया, वो एक विश्व का खाद्य पदार्थ बने, हम प्रसन्न हों, स्व का भाव है, पंच परिवर्तन के रास्ते पर चलें, और सबसे अंत में
भारत एकजुट रहे। ये काशी की धरती से संदेश है। नमस्कार।